Welcome dear student. Today I am going to discuss a very important chapter central orbit with you. एक्चुअली मैं ये चैप्टर मैकेनिक्स पेपर का एक पार्ट है जिसमें हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट और प्लेनेटरी मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं. आज मैं आपसे यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज ए सेंट्रल ऑर्बिट. सेंट्रल ऑर्बिट होता क्या है. सेंट्रल ऑर्बिट को जानने से पहले सेंट्रल फोर्स के बारे में जानते हैं. ऐसे फोर्सेस जो हमेशा जिनकी डायरेक्शन हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट जिसको ओरिजिन या सेंटर कह सकते हैं उस अलॉन्ग होती है, इस तरह के फोर्सेस सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सो ऑन. इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए कर्व और ए पाथ, अगर कोई पार्टिकल एक कर्व या एक पाथ के अलॉन्ग मूव करे सच दैट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ऑन द कर्व के पर द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट. किसी भी पॉइंट पर कर्व पर जब पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर होगा तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा एक फिक्स पॉइंट की ओर हो जाए, जिस फिक्स पॉइंट को हम ओरिजिन या सेंटर भी कहते हैं इन द पाथ. देन द कर्व और पाथ इज कॉल्ड, तो जो कर्व या पाथ होगा उसको हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं. टेक ओ एज द पोल, ओ को हमने पोल ले लिया है, एंड ए फिक्स्ड लाइन थ्रू ओ एज इनिशियल लाइन, और ओ से जाकर गुजरने वाली एक लाइन फिक्स लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं. लेट पी आर थीटा, पी इज ए पॉइंट एंड आर थीटा बी द कोऑर्डिनेट्स इन पोलर फॉर्म, बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी. किसी समय टी पर पार्टिकल हमारा पी पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है. एंड एम बी इस मास, और एम इसका मास है. ऑल्सो लेट एफ बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रल एक्सेलरेशन अलॉन्ग पी ओ. एफ जो हमने कंसिडर किया है वो सेंट्रल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम इसको डायरेक्शन के साथ लेंगे तो इसे निगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज इस समय ये यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट में लगा हुआ है. रेडियल डायरेक्शन पोल से बाहर की ओर होती है और ये पोल के अंदर की ओर डायरेक्शन जा रही है. एफ एक्सेलरेशन हमने लिया है, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड मीन्स अगर फोर्स हम लेंगे तो फोर्स एम एफ हो जाएगा. द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल आर, जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी इक्वेशंस क्या होगी. रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये दो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन पोलर फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होती है उसको रेडियल डायरेक्शन, और उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं. दैट मीन्स रेडियल डायरेक्शन में, यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में ही पूरा एक्सेलरेशन काम कर रहा है और वो भी रेडियल के अपोजिट काम कर रहा है, जबकि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन पार्टिकल की क्या होंगी. एम आर डॉट आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर एम एफ हो जाएगा. दिस विल बी रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन बाहर की ओर होता है, एम एफ जो लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है. और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मीन्स एम एम कैंसिल हो जाएगा, यानी आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस एफ होगा. और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था 1/r d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट. फोर्स की बात कर रहे हैं तो एम इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ये 0 होगा. इक्वेशन 2 शोज, इक्वेशन 2 से हमें पता चलता है कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज 0 थ्रू आउट द मोशन. यानी जब पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट में मूव करेगा तो केवल रेडियल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. द एक्सेलरेशन अलॉन्ग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन या ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी 0. इक्वेशन 2 से देखिए d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट 0 है, मीन्स आर स्क्वायर थीटा डॉट एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसको हमने h कंसिडर कर लिया है. टू गेट द पोलर इक्वेशन ऑफ द पाथ, अगर हमें सेंट्रल ऑर्बिट की पोलर इक्वेशन चाहिए देन वी हैव टू एलिमिनेट t बिटवीन 1 and 3. 1 और 3 के बीच हम t को एलिमिनेट करेंगे. t कहाँ है, r डबल डॉट है, दैट इज d2r/dt स्क्वायर. सब जगह पे जहाँ भी डॉट है वो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t है. नाउ अब हम क्या करते हैं, u इक्वल 1/r हम ले रहे हैं. u इक्वल 1/r ही क्यों कंसिडर किया जा रहा है.
आर में जब देखा गया इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो इक्वेशन जो बनती हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन अगर हम सब सब्स्टिट्यूशन कर दें यू इक्वल 1/r, जैसा कि कैलकुलस में भी टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर्स में ऐसा हम लोग करते थे, उससे इक्वेशंस इजी फॉर्म में आ जाती हैं। तो u इक्वल 1/r हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3, थीटा डॉट एच अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा एंड r इज 1/u मीन्स थीटा डॉट एच यू स्क्वायर हो जाएगा। ऑल्सो r dot is dr by dt, that is d upon dt of 1/u। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, -1/u स्क्वायर du by dt, and we can write du by dt as du by d theta and d theta by dt। थीटा डॉट की वैल्यू मीन्स डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, वो एच यू स्क्वायर आई है। तो यहाँ पर हम डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू एच यू स्क्वायर पुट कर दें तो फाइनली आर डॉट की वैल्यू हो जाएगी -h डी यू बाई डी थीटा। नाउ आर डबल डॉट हम लोग निकालते हैं। आर डबल डॉट क्या हो जाएगा, जो आर डॉट निकाला गया है उसका फिर से डेरिवेटिव, यानी डी अपॉन डी टी ऑफ -h डी यू बाई डी थीटा। -h बाहर हो गया, डी अपॉन डी टी ऑफ डी यू बाई डी थीटा निकालना है तो हम इसे क्या कर लिख देते हैं, डी अपॉन डी थीटा ऑफ डी यू बाई डी थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी। डी अपॉन डी थीटा ऑफ डी यू बाई डी थीटा दैट इज डी टू यू बाई डी थीटा 2 हो गया, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू फिर से एच यू स्क्वायर पुट कर दी गई, तो आर डबल डॉट की वैल्यू हो गई -h स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा 2। आर डॉट, आर डबल डॉट, आर थीटा डॉट, इन सब की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 पीछे देखिए, ये थी आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल -f। ये वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया -h स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा 2 -1/u h स्क्वायर यू टू द पावर 4 इक्वल -f। माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वेशन हो जाएगी h स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा 2 प्लस u इक्वल f। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं डी टू यू बाई डी थीटा 2 प्लस u इक्वल f अपॉन h स्क्वायर यू स्क्वायर। इक्वेशन 4 is known as the differential equation of the central orbit in polar coordinates। polar coordinate form में इक्वेशन 4 को ही हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रैनेट्स सेकेंड फार्मूला, इसको हम लोग ब्रैनेट का सेकेंड फार्मूला भी कहते हैं। नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट इन पोलर कर्व। पोलर कर्व में टेंजेंट पर पोल से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना, ये चीज़ कैलकुलस में टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में डिस्कस की जा चुकी है, लेकिन इसको यहाँ पे यूज़ करना है इसलिए से फिर से बताया जा रहा है। लेट फाई बी द एंगल मेड बाई द टेंजेंट एट पॉइंट P विद द रेडियस वेक्टर OP। सिंस वी नो दैट tan फाई हम लोग जानते हैं r d थीटा बाई dr होता है। फ्रॉम O ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P एंड लेट OL इक्वल LP। इस फिगर से देखिए, यहाँ पर कर्व पर पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट r, थीटा हम लोगों ने लिए थे, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और पोल O से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाला गया है जो L पॉइंट पर जाकर मिला है। OL लेंथ को हमने P माना है, OP r, थीटा, P पॉइंट r, थीटा होता है तो OP r हो गया, और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल फाई लिया जाता है। इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OLP से देखें तो साइन फाई की वैल्यू P अपॉन r निकलती है। फ्रॉम O ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P एंड लेट OL इक्वल P, देन साइन फाई हो जाएगा OL अपॉन OP दैट इज P अपॉन R एंड मीन्स P इक्वल हो गया R साइन फाई। नाउ एलिमिनेट फाई बिटवीन 1 एंड 2। फाई को 1 और 2 के बीच हम एलिमिनेट कर रहे हैं। देन P इक्वल R साइन फाई हुआ है, 1/P स्क्वायर इक्वल 1/R स्क्वायर, साइन स्क्वायर फाई हो गया, इसको हम लोग 1/R स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, मीन्स 1/R स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाई हो जाएगा, और tan फाई की वैल्यू R डी थीटा बाई dr थी, कॉट फाई की वैल्यू 1/R dr अपॉन डी थीटा हो जाएगी, मीन्स 1/P स्क्वायर इक्वल हो गया 1/R स्क्वायर प्लस
1/r⁴ dr/d होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर से इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम u इक्वल 1/r पुट कर देते हैं। u इक्वल 1/r तो dr/d हो गया, d/d 1/u मीन्स माइनस 1/u² du/d। हेंस 3 हो जाएगी 1/p² इक्वल u² प्लस u⁴ 1/u⁴ du/d होल स्क्वायर मीन्स 1/p² इक्वल u² प्लस du/d का होल स्क्वायर। इक्वेशन 4 गिव्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट। इक्वेशन 4 के थ्रू हमें p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। p क्या था? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन और पोल टू द टेंजेंट। नाउ पेडल इक्वेशन और PR इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। सिंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 1/p² इक्वल u² प्लस du/d होल स्क्वायर है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 1/p² का डिफरेंशिएशन -2/p³ dp/d हो गया, u² का du/d हो गया और du/d का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 du/d d2u/d2 हो गया। टोटल से 2 du/d कॉमन मिल जाएगा मीन्स u प्लस d2u/d स्क्वायर हो गया। बट फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन निकली थी पीछे, वो क्या थी? उससे d2u/d2 प्लस u की वैल्यू f/h² u² फाइंड आउट हुई थी। वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। hence to become -1/p³ dp/d इक्वल f/h² u² du/d। मीन्स ये इक्वेशन हो गई -1/p³ dp इक्वल f/h² u² du और fr²/h² d of 1/r because u was 1/r means fr²/h² minus 1/r² dr and this is minus f/h² dr. So the equation becomes h²/p³ dp/dr equal f. Equation 3 is the PR equation or Peddle equation of the central orbit. Now Brannet's first formula. Since हम लोगों ने अभी जाना था h इक्वल r² डॉट था, दैट इज r² d⁻/dt। r² d⁻/dt को हम लिख सकते हैं r एक r को अलग कर दिया, बाकी r d⁻/dt को हमने लिखा r d⁻/ds ds/dt। r d⁻/ds बाई डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग जानते हैं साइन फाई होता है और ds/dt v होता है और r साइन फाई की वैल्यू p होती है मीन्स h इक्वल pv। दिस इज कॉल्ड ब्रैनेट्स फर्स्ट फार्मूला। h इक्वल pv इज कॉल्ड ब्रैनेट्स फर्स्ट फार्मूला। नाउ वेलोसिटी इन सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट होगी? तो सिंस वी हैव ब्रैनेट फर्स्ट फार्मूला, ब्रैनेट फर्स्ट फार्मूला समझाते हैं h इक्वल pv निकला था यानी v² इक्वल हो गया h² इंटू 1/p²। बट 1/p² वाज u² प्लस du/d होल स्क्वायर। ये वैल्यू पीछे आर्टिकल में निकाली जा चुकी है, तो यहाँ से v² की वैल्यू हो गई h² u² प्लस du/d का होल स्क्वायर। दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ ए सेंट्रल ऑर्बिट। एप्सिस क्या है? ए पॉइंट ऑन ए सेंट्रल ऑर्बिट इज कॉल्ड एन एप्स। सेंट्रल ऑर्बिट पर एक पॉइंट एप्स कहलाएगा इफ रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। अगर उस पॉइंट पर रेडियस वेक्टर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होती है और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल हम लोग फाई लेते हैं। मीन्स अगर सेंट्रल ऑर्बिट के किसी पॉइंट पर फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो वो पॉइंट एप्स कहलाएगा। सो एट एन एप्स, एप्स पर क्या होगा? फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी एंड p इक्वल r साइन फाई। इस रिलेशन से p की वैल्यू r हो जाएगी।
बट वी नो दैट 1/p स्क्वायर इक्वल होता है u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। एप्स पर p की वैल्यू r आई है, तो ये 1/r स्क्वायर इक्वल 1/r स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर हो गया। u की वैल्यू भी 1/r होती है, यहाँ से डी यू बाई डी थीटा 0 हो गया, और u इक्वल 1/r होता है, तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू भी 0 हो गई। डी आर अपॉन डी थीटा 0 हो गया, मीन्स r या तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। दिस shows r is either maximum or minimum on at an apse। किसी एप्स पर r या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। एप्साइडल डिस्टेंस एंड एप्साइडल एंगल। द डिस्टेंस और रेडियस वेक्टर ऑफ एन एप्स फ्रॉम द सेंटर इन ए सेंट्रल ऑर्बिट इज कॉल्ड एन एप्साइडल डिस्टेंस और एप्स लाइन। सेंट्रल ऑर्बिट पर जो पॉइंट एप्स होगा उस पॉइंट की सेंटर से यानी ओरिजिन से डिस्टेंस मींस रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही एप्साइडल डिस्टेंस या एप्स लाइन कहलाएगा। द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एप्स लाइन, किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव एप्सेस के बीच एप्साइडल डिस्टेंसेस के बीच का जो एंगल होता है उसी को एप्साइडल एंगल कहा जाता है। एक रिमार्क है कि इफ़ ए सेंट्रल फोर्स इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, अगर सेंट्रल फोर्स डिस्टेंस का सिंगल वैल्यूड फंक्शन है देन देयर विल बी ओनली 2 डिफरेंट एप्साइडल डिस्टेंसेस, केवल 2 ही डिफरेंट एप्साइडल डिस्टेंस होगी पूरे सेंट्रल ऑर्बिट में, एंड द एप्साइडल एंगल बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एप्साइडल डिस्टेंसेस विल रिमेन सेम। और उन दोनों के बीच जो एप्साइडल डिस्टेंस लगातार एप्साइडल के बीच के जो एंगल है वो सेम रहेगा, बट केवल जब 2 ही एप्साइडल डिस्टेंसेस हैं तो केवल एक ही एप्साइडल एंगल होगा, दैट इज देयर विल बी ओनली 1 एप्साइडल एंगल। नाउ सेंट्रल ऑर्बिट एज ए प्लेन कर्व, हम प्रूव करेंगे कि सेंट्रल ऑर्बिट एक प्लेन कर्व होता है। लेट ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स mf, मान लीजिए पार्टिकल एक सेंट्रल फोर्स mf के अलावा मूव कर रहा है। f मैग्नीट्यूड था सेंट्रल एक्सेलरेशन का, तो फोर्स के लिए mf होगा। देन एट एनी पॉइंट दिस फोर्स एक्ट अलोंग रेडियस वेक्टर, ये फोर्स जो होगा सबसे पहले हमने बताया था कि जो सेंट्रल फोर्स है या सेंट्रल एक्सेलरेशन है वो सेंटर की ओर काम करता है, मीन्स रेडियस वेक्टर के अलोंग काम कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देन एट एनी पॉइंट दिस फोर्स एक्ट अलोंग रेडियस वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, m/d2r by dt स्क्वायर इक्वल माइनस mf। माइनस क्यों लिया गया, बिकॉज जो mf फोर्स है वो रेडियस वेक्टर के अपोजिट वर्क कर रहा है, यानी यहां से ये हुआ कि d2r by dt स्क्वायर f जो है वो d2r by dt स्क्वायर के पैरेलल हो गया। m मीन्स d2r by dt स्क्वायर रिलेशन एक्सेलरेशन हो गया, और f r वेक्टर के पैरेलल था, देन r क्रॉस d2r by dt स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं r क्रॉस d2r by dt स्क्वायर है प्लस dr by dt क्रॉस dr by dt। dr by dt का खुद से ही किसी का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लग रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ r क्रॉस dr by dt इक्वल 0। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दें तो r क्रॉस dr by dt की वैल्यू कोई कांस्टेंट वेक्टर निकलेगी, c वेक्टर वेयर cj एनी कांस्टेंट वेक्टर। देन अगर हम r डॉट c निकालें तो r डॉट c की वैल्यू r डॉट r क्रॉस dr by dt हो गया। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई दो वेक्टर सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। r डॉट c वेक्टर 0 आ गया है, विच रिप्रेजेंट्स ए प्लेन कर्व इन वेक्टर फॉर्म। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोल अंडर विच द कर्व r to the power n equal a to the power n cos n theta कैन बी डिस्क्राइब। लॉ ऑफ फोर्स पता लगाइए पोल की ओर जिस लॉ के अंडर में ये कर्व r to the power n equal a to the power n cos n theta डिस्क्राइब हुआ है। मीन्स हमें कर्व दिया गया है, सेंट्रल ऑर्बिट दिया गया है, उसकी इक्वेशन दी गई है, और हमें ये पता लगाना है कि किस लॉ ऑफ फोर्स के अंडर में ये सेंट्रल ऑर्बिट ये कर्व फॉर्म हुआ है। सोल्यूशन देखिए,
सिंस हमें गिवन है r टू द पावर n इक्वल a टू द पावर n cos n थीटा, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, फर्स्ट वी पुट u इक्वल 1 अपॉन r, देन ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी u टू द पावर n a टू द पावर n cos n थीटा इक्वल 1। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, n log u प्लस n log a प्लस log cos n थीटा की वैल्यू 0 हो गई, और इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देन ये इक्वेशन हो गई n log u का 1 अपॉन u du बाई डी थीटा हो गया, log a तो कांस्टेंट है वो वैल्यू 0 हो गई, log cos n थीटा का 1 अपॉन cos n थीटा एंड cos n थीटा का माइनस n sin n थीटा इक्वल 0, मीन्स यहाँ से du बाई डी थीटा की वैल्यू हो गई u tan n थीटा। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट हम कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो du बाई डी थीटा का d2u बाई डी थीटा हो जाएगा, राइट हैंड साइड में डबल फंक्शन लगेगा, tan n थीटा रुकेगा, u का du बाई डी थीटा हो गया और u को रुका, tan n थीटा का n सेक स्क्वायर n थीटा हो गया। du बाई डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन 3 से u tan n थीटा पुट कर दी गई, तो ये u tan स्क्वायर n थीटा प्लस un सेक स्क्वायर n थीटा हो गया। नाउ u प्लस d2u अपॉन डी थीटा 2, दैट इज u तो ऐसे ही रहा और d2u बाई डी थीटा की वैल्यू u tan स्क्वायर n थीटा प्लस un सेक स्क्वायर n थीटा हो गई, u प्लस u tan स्क्वायर n थीटा, u कॉमन ले लें तो 1 प्लस tan स्क्वायर n थीटा सेक स्क्वायर n थीटा हो गया, मीन्स ये हो गया u सेक स्क्वायर n थीटा और प्लस un सेक स्क्वायर n थीटा है, दैट मीन्स ये वैल्यू n प्लस 1 u सेक स्क्वायर n थीटा हो गई। सेक स्क्वायर n थीटा की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं, वहाँ से cos n थीटा की वैल्यू 1 अपॉन u टू द पावर n a टू द पावर n आएगी, मीन्स सेक n थीटा की वैल्यू u टू द पावर n a टू द पावर n होगी और सेक स्क्वायर n थीटा की वैल्यू u टू द पावर 2n a टू द पावर 2n हो जाएगी। देन u प्लस d2u बाई डी थीटा की वैल्यू n प्लस 1 a टू द पावर 2n u टू द पावर 2n प्लस 1 होगी। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट थी f इक्वल एच स्क्वायर यू स्क्वायर d2u बाई डी थीटा 2 प्लस u, यहाँ पर d2u बाई डी थीटा 2 प्लस u की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर n प्लस 1 a टू द पावर 2n u टू द पावर 2n प्लस 1 हो गई, मीन्स एच स्क्वायर n प्लस 1 a टू द पावर 2n u टू द पावर 2n प्लस 1 हो गई, और u 1 अपॉन r था, ये एच स्क्वायर यू स्क्वायर n प्लस 1 a टू द पावर 2n 1 अपॉन r टू द पावर 2n प्लस 3 हो गई। इक्वेशन 4 shows that f is proportional to 1 upon r to the power 2n plus 3. This is the law of force under which the central orbit r to the power n equal a to the power n cos n theta was formed. इसके कुछ डिडक्शन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, देखिए अगर इसी इक्वेशन में जो एग्जांपल हमने लिया इसमें n इक्वल 1 ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाती है r इक्वल a cos n थीटा, तब ये कर्व सर्किल होता, और देन लॉ ऑफ फोर्स F होता 1 अपॉन आर टू द पावर 4, F प्रोपोर्शन निकला था 1 अपॉन आर टू द पावर 2n प्लस 3, n की वैल्यू 1 रख दीजिए, r टू द पावर 5 हो जाएगा। सेकेंड वन इज अगर n इक्वल 2 ले लें तो इक्वेशन हमारी r टू द पावर n इक्वल a टू द पावर n cos n थीटा रिड्यूस हो जाएगी, r स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर cos 2 थीटा, दिस इज द लेमिनस्केट ऑफ बर्नौली, एंड इस समय F प्रोपोर्शन होगा 1 अपॉन आर टू द पावर 7 के। व्हेन अगर n को हम 1/2 ले लें तो हमारी इक्वेशन r टू द पावर हाफ इक्वल a टू द पावर हाफ cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, मीन्स r इक्वल a cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा f इक्वल a 1 प्लस cos थीटा, दिस इज अ कॉर्डाइड, और f प्रोपोर्शन होगा 1 अपॉन r टू द पावर 4 के। अगर इनको माइनस हाफ ले लिया जाए तो ये इक्वेशन r टू द पावर माइनस हाफ इक्वल a टू द पावर माइनस हाफ cos थीटा बाई 2 में रिड्यूस होगी, मीन्स r इक्वल a अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करें तो 2a अपॉन r इक्वल 1 प्लस cos थीटा होगी, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और इस केस में f प्रोपोर्शन होगा 1 अपॉन r स्क्वायर के। अगर इनको -2 ले लिया जाए तो r की पावर -2 इक्वल a टू द पावर -2 cos 2 थीटा कर्व होगा, दैट इज a स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर cos 2 थीटा होगा, ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, और इस केस में f प्रोपोर्शन होगा r के। Thanks for watching this video.